एक जोधपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का लड़का रहता था। वह अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। उसके परिवार में कुल 5 सदस्य थे। सुमिता गोविंद की माँ थी। गोविंद बेहद शैतान बच्चा था। सुमिता चाहे कितना भी समझा दे, गोविंद अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। गोविंद को पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद था। वो हर रोज सुमिता से पैसे लेके उसके घर के पास आने वाले पॉपकॉर्न वाले से पॉपकॉर्न खरीद कर खाता था। फिर उसे खाता हुआ पूरे गांव में घूमता था और लोगों को परेशान करता था। ऐसा दिन नहीं होता था कि गोविंद पॉपकॉर्न ना खाए। सुमिता से पैसे ना मिलने पर भी वह पॉपकॉर्न वाले से उधार ले लिया करता था। सुमिता अब गोविंद की हरकतों से थक चुकी थी। आखिर ऐसा क्या करूं कि यह लड़का सुधर जाए? पूरे गांव वाले अब इससे परेशान हो गए हैं। सुमिता बहुत सोचने के बाद एक उपाय निकालती है। वो अगले ही दिन अपनी माँ के घर गई और वहाँ पर जिस पॉपकॉर्न वाले को जानती थी उसे कहा कि वो कुछ दिनों के लिए उसके गांव आकर पॉपकॉर्न बेचे। वह कोई साधारण पॉपकॉर्न बेचने वाला नहीं था, वह एक जादुई पॉपकॉर्न बेचने वाला था। उसने सुमिता की बात मान ली क्योंकि वह बचपन से ही सुमिता को पॉपकॉर्न बेचा करता था। सुमिता और उसमें अच्छी मेलजोल थी। अगले ही दिन वह पॉपकॉर्न वाला सुमिता के गांव आ गया और वहाँ पर गांव के एक अंतिम कोने में अपना ठेला लगा दिया। आज गोविंद जब सुमिता के पॉपकॉर्न के लिए पैसे मांगने आया तो सुमिता ने साफ मना कर दिया। पॉपकॉर्न खरीदने के पैसे नहीं हैं। यह सुनकर गोविंद बहुत उदास हुआ और घर से बाहर जाकर पॉपकॉर्न वाले का इंतजार करने लगा, मगर आज वह पॉपकॉर्न वाला उसके घर आया ही नहीं। गोविंद बहुत देर तक उसका इंतजार किया। फिर वो उदास होकर गांव में घूमने चला गया। यह देखकर सुमिता समझ गई कि अब गोविंद जरूर कोई शैतानी करेगा। उसे पता था, इसीलिए उसने गांव में रोजाना आने वाले पॉपकॉर्न वाले को उसके फायदे की बात करके उसे अपने गांव 2-3 दिन पॉपकॉर्न बेचने को कह दिया था। और अपना फायदा देखकर पॉपकॉर्न वाला सुमिता की बात को मान लिया। इधर गोविंद पूरे गाँव में पॉपकॉर्न वाले को ढूंढा, मगर उसे पॉपकॉर्न वाला कहीं नहीं मिला। वह उदास होकर घर की ओर जा ही रहा था कि फिर मस्ती सूझी और सामने से आती हुई 2 महिलाओं की मटकी को उसने पत्थर मारकर तोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। घर पहुंचकर उसने सुमिता से कहा, माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जरूर आपने ही पॉपकॉर्न वाले को यहाँ से दूर भेजा है। गोविंद, तुम जिसे चाहते हो उसे मैं वापस बुला सकती हूँ, मगर एक ही शर्त पर। कैसी शर्त माँ? मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी इंसान को परेशान नहीं करोगे। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी शिकायतें सुनते सुनते। हाँ माँ, अब मैं कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। सोच लो गोविंद, अगर तुमने मेरा वादा तोड़ा तो तुम जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहोगे तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। गोविंद ने सोचा, आखिर माँ को कैसे पता चलेगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ या नहीं। मगर सुमिता को सब कुछ पता था कि उसका बेटा कितना सच कह रहा है। अच्छा ठीक है गोविंद, अगर तुम अपना वादा मानते हो तो जाओ, गांव के अंतिम कोने के पास जाओ, वहाँ तुम्हें पॉपकॉर्न वाला मिलेगा। ऐसा कहकर सुमिता ने गोविंद को पैसे दे दिए। गोविंद खुशी खुशी गांव के अंतिम कोने के पास गया। वहाँ उसने एक पॉपकॉर्न वाले को देखा। गोविंद भागकर उसके पास आया। भैया, मुझे एक पॉपकॉर्न का पैकेट दे दो। अच्छा, तो तुम ही हो वो शैतान बच्चा जो पूरे गांव को परेशान करता है? ये सब आपको किसने बताया? और उससे आखिर आपको क्या मतलब? आप मुझे एक पैकेट पॉपकॉर्न दे दीजिए बस। हाँ हाँ, ले जाओ एक पैकेट पॉपकॉर्न, लेकिन याद रखना अपनी माँ की बात। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम अपने प्रिय चीज खो दोगे, और अगर फिर उसके बाद तुम्हें सुधारने की इच्छा होगी तो वापस यहीं आ जाना बेटा। ऐसा कहकर उस पॉपकॉर्न वाले ने गोविंद को एक पैकेट पॉपकॉर्न दे दिया। पॉपकॉर्न मिल जाने की खुशी में गोविंद ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और पॉपकॉर्न खाते खाते गांव में घूमने लगा। शाम हो चुकी थी। वह घर आ गया। उसके घर आते ही सुमिता ने उससे पूछा, गोविंद, तूने पॉपकॉर्न खा लिया? क्या कहा उस पॉपकॉर्न वाले ने? पता नहीं माँ,
अजीब अजीब सी बातें कर रहा था वो। मैंने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुमिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह जब गोविंद उठा तो वह सीधे गांव में घूमने चला गया और उसने जो भी वादा किया था सुमिता से सारे भुलाकर वह फिर से सभी को परेशान करने लगा। मगर उसे एक भी दोस्त नहीं दिखे जिनके साथ मिलकर वह शैतानियां करता था। अरे आखिर आज सारे लोग गए कहाँ? ऐसे अकेले तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी घर चला जाता हूँ, बाद में सबके साथ आकर खेल लूंगा। गोविंद आज कुछ उदास था। सुमिता समझ गई कि गोविंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, अभी भी सभी को परेशान कर रहा है। मगर उसने गोविंद से कुछ नहीं कहा। शाम हुई। गोविंद जैसे ही दोस्तों को देखा बहुत खुशी से उनके पास गया और कहा, दोस्तों, आज सुबह तुम सब कहाँ थे? मैं कितना अकेला हो गया था। खैर छोड़ो उस बात को, चलो खेलते हैं। तभी गोविंद का दोस्त कहता है, गोविंद, तुम्हें याद नहीं, कल ही हमने यह तय किया था कि आज हम लोग दोपहर में ही खेलेंगे और तुम नहीं आए तो हमें लगा तुम आज खेलना नहीं चाहते। तो क्या हो गया? आओ चलो हम फिर से खेलते हैं। नहीं गोविंद, अब हमें काम है घर में, हम अब नहीं खेल सकते। वैसे भी हम दोपहर से खेल रहे थे। ऐसा कहकर गोविंद के सारे दोस्त वहाँ से चले गए। गोविंद काफी उदास हो चुका था। उसे बिना दोस्तों के साथ खेले अधूरा अधूरा सा लग रहा था। उसे इसकी वजह से पॉपकॉर्न खाने का भी याद नहीं रहा और अब गोविंद के साथ ऐसा रोजाना हो रहा था। कभी न कभी ऐसी बात हो जाती कि उसके सारे दोस्त बिना उसके ही खेल लिया करते। गोविंद हर रोज अपने दोस्तों को एक समय में आने के लिए समझाता था, मगर हर बार कोई कुछ ऐसा कर देता और बिना गोविंद के ही खेल लिया करता। गोविंद हर रोज समझाता मगर कोई नहीं समझता। सब वही करते थे जो उनकी मर्जी होती थी। गोविंद परेशान हो चुका था। सुमिता को गोविंद का हाल देखकर बहुत बुरा लगता था, मगर वह गोविंद को सुधारने का एकमात्र साधन था। गोविंद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसे अचानक उस पॉपकॉर्न वाले की बात याद आ गई, जिसने उससे कहा था कि अगर उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो वो अपने सबसे प्रिय चीज को खो देगा। गोविंद भागता हुआ गांव के अंतिम कोने में गया, जहाँ से उसने पॉपकॉर्न खरीदा था। वह पॉपकॉर्न वाला वहीं खड़ा था जहाँ वो पिछली बार था। गोविंद उसके पास जाता है और कहता है, आपने आखिर उस दिन ऐसा क्यों कहा था? आपकी बातों को मैं उस समय नहीं समझ पाया था, मगर अब समझ गया हूँ। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा और माँ की बात भी कभी नहीं टालूंगा। आप कृपया करके मेरे सारे दोस्तों के साथ मेरा वही पुराना रिश्ता बना दे। मैं उनके साथ बिना खेले नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया, आखिर गांव के लोगों के मना करने के बावजूद मैं उन्हें परेशान करता हूँगा तो उन्हें कैसा लगता होगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों को पहले जैसे कर दो। बच्चे, अब तुम्हें समझ आया। तुम्हारी माँ तुम्हें हर वक्त समझाती थी, फिर भी तुम नहीं समझते थे। उन्हें क्या लगता होगा? ठीक है, ठीक इसी तरह जैसे तुमने अपने दोस्तों को समझाया और वो तब भी नहीं समझे और अपनी मन की ही करते गए। हाँ, अब मैं समझ गया हूँ। लेकिन क्या अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं? जब इंसान सुधर जाए तो उन्हें सजा देना भी गलत होता है। जैसा मैंने कहा था, जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हारे साथ वापस से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। लो, ये पॉपकॉर्न का पैकेट, इसे खा जाओ, सब पहले जैसा हो जाएगा। गोविंद पॉपकॉर्न के पैकेट को खा लिया और जैसे ही गांव में वापस गया तो उसके सारे दोस्त वहीं खड़े थे। अरे गोविंद, तुम कहाँ थे? इतने दिनों से हम साथ नहीं खेल पाए हैं। आओ आज साथ में खेलते हैं। गोविंद बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खेला और घर जाकर सुमिता के गले लगकर माफी मांगी। मुझे पता था तुम जल्दी सुधर जाओगे। माँ, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। अब वापस से सब कुछ पहले जैसा हो गया और गोविंद किसी को भी परेशान नहीं करता था। जादुई मसककली कबूतर। एक गांव में किशन नाम का एक भला किसान रहता था। वो अपने खेतों में सभी प्रकार की फसलों को उगाता था। उसने अपने खेतों के पास अच्छे सुंदर फूलों और फलों के बाग भी लगाए थे।
कई पंछी उसके खेतों में आकर फसलों के दाने भी खाया करते थे। वो उन्हें कभी नहीं रोकता था। किसान के मित्र ने कहा, भैया किशन, देखो पंछी तुम्हारी फसल खा रहे हैं। किशन कहता है, हाँ खा लेने दो उन्हें, मेरे और आपकी तरह उनका भी पेट है। जो दाने वो खा रहे हैं उन पर उनका ही नाम लिखा हुआ है। फिर उसका मित्र कहता है, ऐसे चिड़ियों को खिलाते रहोगे तो तुम कितना अनाज पाओगे। फिर किशन कहता है, भैया अपनी किस्मत का मैं भी पा ही जाता हूँ। हमारे परिवार के खाने से जो बचता है उसे मंडी में बेच आता हूँ। वो मुरलिया वाले सबकी सुनते हैं और राह भी दिखाते हैं। किशन खेत में बड़ी हुई घासों को निकाल रहा था। इतने में एक सुंदर सफेद रंग का मसककली कबूतर आकर उसके पास बैठ गया। उसकी पूंछ भी बड़ी सुंदर थी। वो फसल के गिरे हुए दाने खाने लगा। किशन ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, भगवान ने भी इस दुनिया में कितने तरह तरह के सुंदर जीव जंतु बनाए हैं। उनकी लीला अपरंपार है। खा लो कबूतर भाई, पेट भरकर खा लो। इतना सुनते ही वो प्यारा कबूतर अपने सुंदर पंख फैलाकर मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, जैसे नृत्य कर रहा हो। किशन मंत्रमुग्ध हो गया। दिन बीतने लगे। वो कबूतर प्रतिदिन किशन के पास आने लगा। कभी घर पर, कभी खेत पर, कभी मुंडेर पर, कभी द्वार पर नजर आ ही जाता था। उसे भी किशन से बड़ा लगाव हो गया था। किशन ने उसका नाम राजा रख दिया था। एक दिन वो कबूतर बड़ी देर के बाद किशन को खेतों के पास नजर आया। किशन ने कहा, अरे राजा, क्या बात है, आज बहुत देर कर दी। क्या आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ गया था? राजा कबूतर पंख उठाकर गोल गोल घूमने लगा और अपना सर हामी में हिलाने लगा। किशन राजा के नृत्य का आनंद ले रहा था। इतने में उसका एक मित्र वहां आ गया और बोला, अरे किशन भैया, बिटिया की शादी की बात कुछ आगे बढ़ी? फिर किशन कहता है, भैया बात तो चल रही है, पक्की ही समझो, बस अपने पास रुपया नहीं है। आप तो जानते हैं बिटिया की शादी में अच्छा खासा धन लगता है। मेरे पास 40,000 है। कुछ अनाज बेचकर भी इकट्ठा करूंगा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, कम से कम 2 लाख का खर्चा होगा। फिर उसका मित्र कहता है, भैया किशन, मैं भी 10,000 की मदद कर सकता हूँ। शेष रकम का इंतजाम तो तुम्हें ही करना होगा। फिर किशन कहता है, बड़े भैया से भी आशा थी, पर उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। अब तो बंसी वाले से ही आस बंधी है, वही चाहेंगे तो नैया पार हो जाएगी। फिर उसका मित्र कहता है, वही सबकी नैया पार लगाते हैं, चिंता मत करो मित्र, उनके खेल बड़े निराले हैं, वो अवश्य कोई ना कोई राह निकालेंगे। चलता हूँ, जय राम जी की। फिर किशन कहता है, जय राम जी की भैया। राजा, पेट भरा कि नहीं? तुम तो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। अच्छा ये बताओ, बिटिया की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं? इतना सुनते ही राजा ने हामी में सिर हिला दिया और किशन का चेहरा खिल उठा। किशन ने बड़े प्यार से राजा के सर पर हाथ फेरा। किशन ने कहा, अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, अब रुपयों का भी इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद किशन की बिटिया की शादी की तारीख पक्की हो गई। वो प्रतिदिन जरूरी सामान खरीदने लगा। आज विवाह के लिए 3 दिन रह गए थे। उसके पास पैसे नहीं बचे थे। वो अपनी धर्म पत्नी के साथ पैसों के बारे में सोचकर ही बैठा हुआ था। वो दोनों अपना ही रोना रोने लगे। एक फूटी कौड़ी भी ना मिली। अब भगवान ही इज्जत बचा सकते हैं। लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर किशन की पत्नी ने कहा, अभी भी 3 दिन शेष है। मेरा कहा मानिए,
वो उत्तर वाली खेत गिरवी रख दीजिए। फिर किशन कहता है, इससे पहले ही 2 खेत गिरवी रख चुका हूँ, इसको भी रख देंगे तो खाएंगे क्या? कबूतर राजा बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। वो अचानक गोल गोल घूमने लगा, नाचने लगा। किशन ने कहा, अरे राजा, मेरी इज्जत पर आन पड़ी है और तुम नाच रहे हो। राजा ने हामी में सर हिलाया, फिर और तेजी से नाचने लगा। किशन की पत्नी ने कहा, नाचने दीजिए उसे, यह अपनी मस्ती में नाच रही है। ये एक पक्षी ही तो है, उसे हमारी सुख दुख से क्या लेना देना। अचानक किशन की पत्नी का ध्यान राजा के आसपास की जगह पर गया। वो चिल्लाई। किशन की पत्नी ने कहा, सोना? बाप रे, इतना सारा सोना! किशन ने देखा तो अचंभित रह गया। राजा कबूतर के इर्द गिर्द सोने के कई सिक्के गिरे हुए थे और कुछ गिर रहे थे। राजा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, नाचता ही जा रहा था। फिर किशन ने कहा, अरे राजा, तुमने तो हमें राजा बना दिया, हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। इतना सोना, ये कैसा जादुई चमत्कार है? आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। किशन की पत्नी ने सारा सोना इकट्ठा किया और दोनों ने मिलकर उसे बक्से में रख दिया। दोनों पति पत्नी खुशी से झूम रहे थे और बार बार राजा को चूम रहे थे। किशन ने कुछ सोने को बेचकर काफी धन प्राप्त किया और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से की। दूसरे दिन विदाई के समय सारे उपहार लड़के वालों के सामने रख दिए गए। किशन ने देखा लड़के वालों के चेहरे उतर गए थे, आपस में कानाफूसी कर रहे थे। तभी किशन ने पूछा, क्या बात है समधी जी, आप लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं? फिर समधी जी कहते हैं, अब क्या बताऊं समधी जी, बहू का जेबर जिसमें रखा था वो पूरी पोटली ही गायब हो गई। हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किसकी करतूत है। ये बड़ी ही अशुभ बात है। किशन भी चिंतित हो गया और वो मुंडेर पर बैठे हुए राजा कबूतर की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगा। राजा वहां से झट से उड़ा और कुछ ही पलों के बाद अपने मुंह में एक पोटली लिए हुए वहां हाजिर हो गया। लड़के के पिता ने पोटली खोल के देखा तो सारे गहने सही सलामत उसके अंदर रखे थे। फिर समधी जी ने कहा, ये कबूतर तो जादूगर निकला, हमारे कीमती गहने ढूंढ कर ले आया। सभी लोग राजा की तारीफ कर रहे थे। राजा उड़कर किशन के कंधे पर बैठ गया।